हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, आप सभी का कनिष्ठ सहायक का एग्जाम, साथ ही साथ अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है दोस्तों। तो आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि यूकेपीएससी के द्वारा आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, चाहे वो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो दोस्तों, दोनों से ही 17 से 18 प्रश्न लगभग बन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग उसे भली भांति तैयार करके जाएंगे। साथियों, मैं आज आपके साथ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 2023 के ऊपर वीडियो दे रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप वहां जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। साथियों, मैंने सभी प्रश्नों को, जो चुनिंदा प्रश्न है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको ही इसमें इंक्लूड किया है। तो आप सभी के सभी अंत तक वीडियो में बने रहें तथा सभी प्रश्नों को अटेंड करके जाएं, जिससे आपको आपके आगामी एग्जाम में मदद जरूर मिलेगी। साथियों, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आपका आज का पहला प्रश्न। उत्तराखंड के नए राज्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार व राज्य आंदोलनकारी योगेश भट्ट जी को उत्तराखंड का नया राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। और ये कब बनाए गए हैं राज्य सूचना आयुक्त? तो 4 दिसंबर 2022 को योगेश भट्ट जी राज्य के नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। कॉलेजों में प्रोफेसर छात्रों की हाजिरी के लिए उत्तराखंड कौन सा सिस्टम लागू करेगा? तो दोस्तों, जियो फेंसिंग हाजिरी सिस्टम हमारा जो उत्तराखंड है यह लागू करेगा। देखो दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या सिस्टम है, क्या मतलब ये तरीका है कि इसके तहत कैसे हाजिरी लगाई जाएगी। तो दोस्तों, इसके तहत जो भी शिक्षक या छात्र कॉलेज परिसर में प्रवेश करेंगे ना, तो उनके मोबाइल से ही उनकी हाजिरी लग जाएगी। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, बस उनका जो मोबाइल है वो जियो फेंसिंग के दायरे में आना जरूरी होगा। यानी कि कॉलेज में जियो फेंसिंग का एक दायरा बनाया जाएगा। जैसे ही आप कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हो तो आपके फ़ोन से हाजिरी लग जाएगी कि आप कॉलेज में आए थे, कॉलेज में आपका प्रवेश हुआ था, किस समय हुआ था, सारी चीज़ों की डिटेल इस हाजिरी सिस्टम के जरिए पता लग जाएगी। जिससे कि दोस्तों क्या होता है, आजकल के कई सारे प्रोफेसर और जो छात्र होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अनुपस्थित रहते हैं और बाद में एक ही दिन आकर के अपने रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति चढ़ा करके वो चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन अगर यह चीज़ें लागू हो जाएंगी, जियो फेंसिंग हाजिरी सिस्टम, तो इसके थ्रू क्या होगा कि वो आने वाला जो भी वहाँ पर प्रोफेसर हैं या फिर जो भी छात्र हैं, तो उनका पता लग जाएगा कि किस समय पर ये आए हैं और कितने दिन ये इस महीने में आए हैं। सारी की सारी डिटेल हमें ऑनलाइन इसमें पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक यानी धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में कब लागू हुआ? दोस्तों, लागू तो ये पहले हो गया था, लेकिन अभी इसमें स्वतंत्रता संशोधन, इसमें क्या हो रखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें कि कुछ चेंज करे गए थे। जो भी धर्मांतरण करने वाले लोग होते हैं दोस्तों, उसके लिए थोड़े से चेंज करे गए हैं। पहले के मुकाबले थोड़ा सा ये सख्त कानून बना दिया गया है। अब जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराने पर ना 10 साल की सजा होगी और 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। ठीक है दोस्तों। पहले यह कम था, लेकिन अभी वर्तमान में 10 साल की सजा कर दी गई है और 50,000 का जुर्माना भी इसमें लगेगा। आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। राज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी 22 दिसंबर 2022 को मिली है। आप सभी जानते होंगे कि राज्यपाल के द्वारा मंजूरी मिल गई तो वह विधेयक कानून बन गया होगा। तो कब बना था? 22 दिसंबर 2022 को वह कानून बना है और 16 दिसंबर 2022 को राज्य कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी मिली थी। आप लोगों ने यहाँ से इतने तथ्य ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन औली चमोली में किया गया है। बात औली की करते हैं दोस्तों, तो औली परियोजना आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे हिमक्रीड़ा स्थल है तथा स्कीइंग वगैरह के लिए फेमस है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो औली परियोजना है इसका शुभारंभ जुलाई 1983 में कर दिया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उनके द्वारा 1983 में औली परियोजना का शुभारंभ किया गया था। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है दोस्तों इससे कि जोशीमठ औली रोपवे सेवा कब से प्रारंभ करी गई थी? तो जोशीमठ औली रोपवे सेवा सितंबर 1993 में शुरू करी गई थी। आपने यहाँ से औली से रिलेटेड इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। वर्तमान में दोस्तों, ये जोशीमठ औली रोपवे जो है ना, यह अभी काम नहीं कर रहा है। आप सभी जानते होंगे कि जोशीमठ में जो अभी वहाँ पर दरारें आ रखी हैं, तो उस वजह से इस रोपवे सेवा को रोका गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों का स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों, वही जोशीमठ में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 600 कुछ परिवारों में दरारें पाई गई थी, तो उनको ना किसी दूसरी जगह शिफ्ट करा जा रहा है। ये दूसरी जगह कहाँ शिफ्ट करा गया है? तो चमोली में ही अलकनंदा नदी के तट पर स्थित पीपल कोटी नामक स्थान पर जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। आप लोगों ने यहाँ से इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी हाईलाइटेड है, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बनने के पूरे पूरे इसके चांस हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है हमारा, हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह योजना पूछी जा सकती है। इसका उद्देश्य राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि राज्य से लोगों के पलायन को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो हिम प्रहरी योजना चलाई जा रही है दोस्तों। अब बात पलायन की आई है तो आप लोगों को एक आध चीज़ें और बताता चलता हूँ। दोस्तों पलायन यानी कि जो उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग था, इसका नया नाम कर दिया गया है पलायन निवारण आयोग। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पलायन की रोकथाम हेतु उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन करा गया था अगस्त 2017 में, और इसका अभी हाल ही में नाम चेंज हो रखा है और इसका नाम कर दिया गया है पलायन निवारण आयोग। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक पलायन वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का सर्वाधिक पलायन वाला जिला है। पलायन वाला जिले से समझते हैं ना मतलब आप दोस्तों कि उत्तर जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है वहाँ से सर्वाधिक लोग यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए हैं। तो दोस्तों पलायन वाला जिला सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है, और जो इसकी स्थापना थी वह अगस्त 2017 में हुई थी। इस प्रश्न से आपने इतने तथ्य ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा रानी पोखरी जाखन पुल का उद्घाटन कब किया गया है? सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि रानी पोखरी जाखन पुल स्थित कहाँ है। तो यह ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर स्थित है, और इसका जो उद्घाटन किया गया है वह 30 सितंबर 2022 को किया गया है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो नंदा देवी वीरता सम्मान से उत्तराखंड की 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगर प्रश्न पूछा गया कि नंदा देवी वीरता सम्मान जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाता है दोस्तों, और हमारी उत्तराखंड की 10 महिलाओं को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में बाल आश्रय योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों बाल आश्रय योजना का संबंध अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए बाल आश्रय योजना चलाई जा रही है। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बाल आश्रय योजना चलाई जा रही है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो दोस्तों आप सभी इस बात को जानते होंगे कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक अभी वर्तमान में पैदल मार्ग है, या फिर हम घोड़े खच्चरों के जरिए वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जिनके थोड़े हाथ पैरों में दर्द है, या फिर कोई समस्या वगैरह है, या फिर जिसको चलना इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए क्या करा जा रहा है कि उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। 13 किलोमीटर का लंबा ये रोपवे होगा, और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की दूरी है लगभग 25 से 40 मिनट में तय कर लेगा दोस्तों, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनेगा, और 13 किलोमीटर इस रोपवे की लंबाई होगी। आपने यहाँ से इतने तथ्य ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड है। 5G नेटवर्क उत्तराखंड में जल्द देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कहा गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? देखिए दोस्तों, ये जो वाला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, इसमें कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। कई सारे लोग इसका आंसर दे रहे थे कि इसमें तीसरा स्थान पर रहा था उत्तराखंड, या फिर चौथे पर रहा था। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा था। आप लोगों ने इसे बिल्कुल गांठ मार लेना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सविता कंसवाल का संबंध पर्वतारोहण से है। साथियों आप लोगों ने इनको ध्यान रखना है क्योंकि इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। इनका द्रौपदी का डांडा चोटी जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, इसके एवलॉन्च में दबने से इनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, हाईलाइटेड है अभी। साथ ही साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य, इनके द्वारा एवरेस्ट पर भी फतेह करी गई थी दोस्तों। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, या फिर किस चोटी के एवलॉन्च में दबने से इनकी मृत्यु हुई है, या फिर द्रौपदी का डांडा चोटी भी हाईलाइटेड है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये उत्तरकाशी में स्थित है। आपने इतने तथ्य सविता कंसवाल से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2021 में किस हिमालयी राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक जारी करा गया था, और इसमें हिमालयी राज्यों के क्रम में हमारे उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पूरे देश में हमारे उत्तराखंड को 17वीं रैंक प्राप्त हुई है दोस्तों। यानी कि पूरे देश भर में अगर देखते हैं तो उसमें 17वें नंबर पर है, लेकिन हिमालयी राज्यों के क्रम में हमारे उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर कौन है, तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर आया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? दोस्तों हर्षवंती बिष्ट, जो कि हमारी पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। इनका संबंध पर्वतारोहण से है। सब साथियों इनको भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है।
बात करते हैं दोस्तों आईएमएफ की, तो आईएमएफ की स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों, दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। साथ ही साथ अपने हर्षवंती बिष्ट से ध्यान रखना है कि 1981 में इनके द्वारा नंदा देवी की चोटी पर चढ़ाई करी गई थी, जिसके लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उत्तराखंड के किन बालकों को दिया जाएगा? तो उत्तराखंड के 2 बालकों को दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें एक हमारे हैं अनुराग रमोला, जिन्हें कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में है पुरस्कार दिया जाएगा, और दूसरे हैं शिवम रावत, जिन्हें उनके नवाचार के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बसंती देवी, जो कि एक पर्यावरणविद हैं, इन्हें उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि 2022 में ये पद्मश्री से भी सम्मानित इन्हें करा गया था दोस्तों। साथ ही साथ बसंती देवी ने कोसी नदी को पुनर्जीवित किया था। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोसी नदी को पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया था, तो बसंती देवी जी के द्वारा कोसी नदी को पुनर्जीवित कराया गया था। कोसी बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो बसंती देवी जी के द्वारा कोसी बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अभी ये हाईलाइटेड है दोस्तों, इनसे जुड़े हुए सभी तथ्य हम लोगों ने ध्यान रखने हैं कि कोसी बचाओ आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। कोसी नदी को पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया अगर प्रश्न बनता है तो बसंती देवी जी के द्वारा। साथ ही साथ 2022 में पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया है? तो बसंती देवी जी को उत्तराखंड से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों, और इनका संबंध के क्षेत्र से है, तो यह एक पर्यावरणविद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। मित्रों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथियों, अपने मित्रों भाई बंधुओं तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस एएनएम को बेस्ट वैक्सीनेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की शांति नयाल, जो कि उधमसिंह नगर जिले से बिलोंग करती हैं दोस्तों, इनको बेस्ट वैक्सीनेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ अपने ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा 13 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोगों ने इन दोनों को भी साथ साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला हिमालयन प्रहरी सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों धूम सिंह नेगी जी को, जो कि एक पर्यावरणविद हैं, इन्हें हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये पहला ही बार दिया गया पुरस्कार है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पहली ही बार दिया गया है हिमालयन प्रहरी सम्मान, और यह धूम सिंह नेगी, जो कि एक पर्यावरणविद है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में दिया जाएगा। तो दोस्तों अब यह जो पुरस्कार है यह प्रतिवर्ष दिया जाएगा और सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में दिया जाएगा। आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर प्रश्न बना कि हिमालयन प्रहरी सम्मान किसकी स्मृति में दिया जाएगा, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत कहाँ से की गई है दोस्तों? तो कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत काठगोदाम रेलवे स्टेशन से करी गई है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट वगैरह में भी प्लास्टिक वगैरह को बैन कर दिया गया है। तो ये कब से करा गया था पूर्णतः प्रतिबंध? तो यह 1 जुलाई 2022 से इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों किच्छा उधमसिंह नगर में राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा। दोस्तों अच्छी पहल है, बालकों के लिए सभी जगह स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए गए हैं, लेकिन राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज किच्छा उधमसिंह नगर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत ग्राम को विकसित किया जा रहा है। इसके तहत क्या है दोस्तों कि सभी जिले में एक एक संस्कृत ग्राम खोला जाएगा, जिससे कि संस्कृत को थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो दोस्तों राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत रामनगर से करी गई है दोस्तों, और ये ई चौपाल के जरिए क्या होगा, तो लोगों की समस्या की सुनवाई हेतु इसकी शुरुआत करी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, स्यूनरा कोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह नौला किस जिले में स्थित है? दोस्तों अल्मोड़ा जिले में स्यूनरा कोट का प्राचीन नौला स्थित है और इसे राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। हाईलाइटेड है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन दोस्तों रुड़की हरिद्वार में किया गया है। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि यह देश की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री होगी और उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री होगी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में कब से लागू है? तो दोस्तों 1874 1874 से राजस्व पुलिस व्यवस्था हमारे राज्य में लागू है दोस्तों। अगर प्रश्न बनता है कि 1874 में यह राजस्व पुलिस व्यवस्था किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में आई थी? दोस्तों हेनरी रैमजे के शासनकाल में राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में लागू करी गई थी दोस्तों। हेनरी रैमजे से जुड़े तथ्य जान लेते हैं दोस्तों कि हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर 1956 में चुने गए थे। साथ ही साथ 1957 में यानी कि 1957 के विद्रोह के समय, सॉरी दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय 1856 में यह कुमाऊं कमिश्नर चुने गए थे। और 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों यह उस समय हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर थे। कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर उत्तराखंड में सबसे लंबा कार्यकाल हेनरी रैमजे का है दोस्तों। साथ ही साथ इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह तथा रामजी नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से शेखर जोशी जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है 4 अक्टूबर 2022 को 90 वर्ष की अवस्था में शेखर जोशी जी का दोस्तों अभी अभी निधन हुआ है। अगर इनका जन्म पूछता है तो जन्म आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 1932 में हुआ था दोस्तों। गाँव ओलिया गाँव था तथा सोमेश्वर तहसील में जिला अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। तो कोसी का घटवार दोस्तों, नौरंगी बीमार है, बदबू तथा दाजू, ये इनकी कुछ प्रमुख 4 रचनाएं हैं। आप लोगों ने इनके बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि 1.5 करोड़ को बढ़ाकर कितनी कर दी है? दोस्तों राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। साथ ही साथ जो भी खिलाड़ी रजत पदक जीत करके आएगा दोस्तों उसे 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कांस्य पदक जीतने वाले विजेता को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तथा ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज यानी सीसा पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड व गढ़वाल मंडल का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ऋषिकेश में पहला ग्लास ब्रिज यानी सीसा पुल का निर्माण किया गया था। कुमाऊं मंडल का पहला मुनस्यारी पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। मुनस्यारी की बात आ गई दोस्तों, तो मुनस्यारी का जो पुराना नाम है वह तिकसेन है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि तिकसेन मुनस्यारी का पुराना नाम है। साथ ही साथ इसे जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। और मुनस्यारी में ही हमारा बिरथी जलप्रपात स्थित है जो कि 126 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यटन को सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए राज्य में किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। पर्यटन को सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षतिज आरक्षण देने जा रही है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% क्षतिज आरक्षण देने जा रही है। तो दोस्तों आप सभी भी जानते हैं कि अब खेलों में स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, आपको भी 4% आरक्षण मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो कि 16 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें उत्तराखंड के दो स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है दोस्तों, जिसमें पहला है दिगंतर एयरोस्पेस और दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी। इन दोनों ही कंपनी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी 16 जनवरी को स्टार्टअप के तौर पर राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नितिन रावत जो कि रुद्रप्रयाग से बिलोंग करते हैं, इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें क्यों सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से? तो नितिन ने गुलदार से अपनी और अपने भाई की जान बचाई थी दोस्तों, इसलिए रुद्रप्रयाग के नितिन रावत को 17 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोगों ने यहाँ से इतने तथ्य ध्यान रखने हैं। मित्रों मैंने कोशिश करी है इन प्रश्नों के साथ साथ मैंने आपको कुछ अन्य तथ्य भी बताने की जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अपने भाई बहन मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तथा साथ ही साथ आगे आपको इसमें बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप लोगों की उत्तराखंड हिंदी तथा जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट रखना दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना। आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद।